अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की वीडियो व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष स्नातक के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम विषय में हम महिला सशक्तिकरण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान पर आज की चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में महिला सशक्तिकरण के आयाम, इसके भाग 1 में सामाजिक और आर्थिक आयाम पर बात रखी जाएगी। जैसा कि आप यह समझ सकेंगे कि आज का जो व्याख्यान है वह पिछले हमारे जो व्याख्यान श्रृंखला रही है महिला सशक्तिकरण की, इसी क्रम में आगे की बात समझने पर आधारित है। तात्पर्य यह है कि अभी तक हमने पिछले व्याख्यान में यह जाना था कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति किस तरह रही है, और अब हम यह जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण के जो आयाम हैं, इन आयामों में सामाजिक आयाम क्या है, आर्थिक आयाम क्या है। इसके पश्चात अगले व्याख्यान में हम इस कड़ी को पूरा कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, हमें यह जानना आवश्यक होगा कि महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें सामाजिक आयाम में हम किस तरह से समझें। यानी जब महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह महसूस करती है, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उसकी जो भूमिकाएं हैं वो किस तरह होती हैं, और जो आर्थिक आयाम है, इसका मतलब आर्थिक भागीदारी किस तरह से है। और जब भी कोई महिला कार्यस्थल पर जाती है तो स्वाभाविक है कि उसे कार्य के दौरान संरक्षण की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो क्या वैधानिक सुरक्षा हमारे देश में है और किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बाद वास्तविक स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। यह जानने के पहले कि महिला सशक्तिकरण के आयाम क्या हैं, पिछले व्याख्यान में आप समझ सके हैं कि जीवन में जब भी कोई महिला अपने जो अवसर हैं इनको चुन सके, इनको समझ सके, प्राप्त कर सके और निर्णय लेने की सहभागिता के स्तर पर पहुंच सके, तब वह सशक्त होगी। इसे हम एक संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा परिभाषित अर्थ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ पैरामीटर तय किए हैं कि कैसे महिला सशक्त होती है, जैसे महिलाओं के आत्मसम्मान की भावना, महिला अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकें और जो भी जीवन में विकल्प चुनना है उन्हें चुनने, उनको निर्धारित करने और उन पे उनका अधिकार भी हो। यानी जैसे यदि कोई महिला पढ़ाई कर रही है तो उसे क्या पढ़ना है, किस तरह का प्रशिक्षण लेना है, यह सब उसकी अपनी मर्जी से वह कर सके। इस तरह की बात विकल्प चुनने के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी मानना है कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति, उसको अपने जीवन को किस तरह से वो समायोजित करे, कैसे वो अपने कार्यों को चुने, करे, किन साधनों का इस्तेमाल करे, यह वो घर में भी निर्णय ले सकती है और बाहर भी उसके अनुरूप कार्य दशाएं मिले तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा। जो भी अवसर मिलते हैं उन अवसरों को से संबंधित संसाधनों तक उसकी पहुंच हो। मान लीजिए किसी महिला को कार्यस्थल पर जाना है और कार्यस्थल दूर है, तो वह वहां तक कैसे पहुंचे, उसके पास कौन से साधन हैं। कुछ तकनीकी चीजें हैं जो आजकल इनके बिना कार्य ही नहीं चलता। तो अभी भारत में क्या हो रहा है कि डिजिटल डिवाइड, एक बहुत बड़ा अंतराल सामने आ रहा है अध्ययन में। तो तकनीकी के प्रयोग
का अवसर तो मिला है, लेकिन सुविधाएं जैसे इंटरनेट का प्रयोग कर सकने की क्षमता, घर में उसके हाथ पास में लैपटॉप, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी के डिफरेंट सोर्सेस जो हैं उन तक, उस संसाधनों तक पहुंच कितनी है, यह सब भी इसके अंतर्गत आता है। और जब इन चीज़ों से महिला ऊपर उठ जाती है, यानी साधन सुविधाओं का इस्तेमाल करने लगती है, निर्णय की प्रक्रिया में भागीदार बनने लगती है, तो फिर ये निर्णय सिर्फ अपने जीवन तक नहीं बल्कि इनका दायरा व्यापक हो जाता है। परिवार के साथ साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सामाजिक परिवर्तन की दिशा को तय किया जाए, इसको प्रभावित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में भी हम यही समझ सके हैं अभी तक कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया, महिला के सशक्त होने, इसका मतलब देखिए यहाँ आमतौर पर जो एक धारणा बन गई है कि जब हम लैंगिक अंतराल की बात करते हैं या सशक्त होने की बात करते हैं तो सोचते हैं कि महिला और पुरुष में अंतर है और महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार मिल जाएं जिससे कि वो पुरुष के बराबर हों। ये तो सही है, लेकिन इसका कदाचित यह आशय नहीं है कि पुरुषों के जो क्षेत्र हैं या पुरुषों के ऊपर हम अपने उस नियंत्रण को लागू करें, बल्कि वास्तविकता यह है कि वैश्विक स्तर पर जो नारीवादी लेखिकाएं हुई हैं, विदुषियां हुई हैं, उनमें मेरी वोल्सक्राफ्ट का एक स्टेटमेंट है कि महिला को खुद के जीवन पर नियंत्रण, खुद के जीवन से संबंधित स्वतंत्रता और निर्णय लेने की आज़ादी मिलना, इसका कहीं भी आशय नहीं है कि हम पुरुषों के मामले में अपने को ज़्यादा पावरफुल बनाने की बात करें। तो हम अपने ही दायरे में किस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, यह प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण की है। तो अभी तक हम यह समझ सके हैं। अब हम आइए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम की, जैसा कि आज के व्याख्यान का उद्देश्य था। सामाजिक आयाम, समाज में व्यक्ति से संबंध तैयार होते हैं। अंतःक्रियात्मक संबंधों की ये जो व्यवस्था है वो परिवार और समाज में आगे बढ़ती है। इसी से सामाजिक संबंधों का ताना बाना तैयार होता है। कोई भी महिला व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का निर्णय ले, देखिए आमतौर पर जो स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और अपने छोटे छोटे निर्णय, जैसे अगर मान लीजिए कोई महिला बीमार है तो वो चाहती है कि वो अपनी मर्जी से डॉक्टर को दिखाए, समय पे इलाज कराए, उसके जो सैनिटरी नैपकिन से लेकर उसके जो बाकी के निर्णय हैं, जैसे उसे गर्भपात कराना है, क्या करना है, किस तरह की सफाई रखना है, किस तरह के उसे साधन चाहिए, ये व्यक्तिगत निर्णय हैं। यदि वो कहीं बाहर जाना चाहती है या अपने मित्रों से मिलना चाहती है, रिश्तेदारों से मिलना चाहती है, तो यह उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। परिवार और समाज के स्तर पर जहाँ तक बात है, तो परिवार, पति पत्नी और उनके बच्चे मिलकर एक सामान्य मूल परिवार तैयार होता है। तो परिवार के जो संयुक्त निर्णय हैं, जैसे बच्चों के करियर, शादी या फिर संपत्ति की खरीद बिक्री से लेके जो उत्तराधिकार में किसको क्या देना लेना है, कुछ ऐसे निर्णय जो समूह में लिए जा सकते हैं, परिवार में लिए जा सकते हैं, उनमें महिला को पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति निर्णय ले ले या घर में और जो भी सदस्य हैं वो निर्णय ले लें, माता पिता, सास ससुर, महिला की भी भागीदारी हो, यह परिवार और समाज के स्तर पर हम देख सकते हैं। फिर सामाजिक सहभागिता के क्षेत्र में भी उसे किस तरह के कार्यक्रम में भागीदारी करना है, किस भूमिका में अपने को रखना है, यह निर्णय भी परिवार के सदस्यों की सहमति के आधार पर आगे बढ़े। देखिए, अभी हम यह देखते हैं कि भारतीय समाज में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी 2019 से 21 के बीच में जो आंकड़े आए, उनमें से कुछ आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि महिलाओं की निर्णय लेने की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है निरंतर। हालांकि शहरी क्षेत्र में इसका अनुपात अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा कम है। जैसे शहरी क्षेत्र में 81% महिलाएं निर्णय ले पा रही हैं पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और ग्रामीण क्षेत्र में 77%। ये जो आंकड़ा है तो बहुत थोड़ा सा फासला है, लेकिन तात्पर्य यह है कि ये जो अध्ययन है उनसे यह निकल के आ रहा है कि महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में
आगे बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ बचत खाते भी बढ़े हैं। जैसे आप लोग अभी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे हो गए, तो हमारे देश में एक क्रांति आ गई। क्रांति कैसे आई कि सबके खाते खुल गए। अब जितनी भी योजनाएं होती हैं शासन की, वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होती हैं। मतलब उन अगर महिला से संबंधित योजना है तो उसके ही खाते में पैसा जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं की आर्थिक जो अपना स्वामित्व रखने की, या जो धन है, संपत्ति है, पैसा है, उस पर अपना नियंत्रण रखने की एक प्रक्रिया विकसित हो गई है। हालांकि हमारे देश में कुछ विसंगतियां भी अभी भी काम कर रही हैं, जैसे बाल विवाह यानी विवाह निर्णय से नहीं होना। अभी भी हमारे देश में जो NFHS 5 के सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये बताया गया है कि 32.5% लड़कियों की शादी अभी भी 18 साल से पहले हो जाती है। और हर जो तीसरी महिला है लगभग, वो किसी न किसी तरह की हिंसा की शिकार है। देखिए, अभी हमको बात करना है महिला सशक्तिकरण के आर्थिक आयाम की। विद्यार्थियों, किसी भी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ये बहुत पूर्व शर्त है। यानी इसके बगैर काम नहीं चल सकता। इसलिए आप देखिए, शासन कई राज्यों में अलग अलग, जैसे जो महिलाएं घर में हैं, काम नहीं कर रही हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही हैं, उनके लिए भी सरकार कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे मध्य प्रदेश में अभी लाडली बहना योजना शुरू हो गई, छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना, महाराष्ट्र में अभी अभी 2-3 दिन पहले ही योजना को शुरू किया गया है। ऐसे सभी राज्य कुछ इस तरह के प्रयास करते हैं सरकारें, जिससे कि महिलाओं की आर्थिक जो है वो उनका स्वामित्व थोड़ा सा बढ़े। भारत में दुनिया की जो स्थिति है, उसमें भारतीय समाज के साथ एक विसंगति ये है। पिछले व्याख्यान में यदि आपको ध्यान हो, या आप पुनः उसको सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमने ग्लोबल जेंडर गैप का हवाला दिया था रिपोर्ट 2024 का। रिपोर्ट 2024 ये कहती है कि भारत जो है वो किस तरह से 129वें नंबर पर आ गया है। ये जेंडर गैप जो अंतराल है इसमें, यानी 146 देशों में 129वें नंबर पे, नीचे से 18 नंबर पे हम। तो आप सोचिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है कि हमारे देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, आर्थिक कार्यों में भागीदारी कम है। भारत की GDP का 17% महिलाओं का आर्थिक योगदान है। इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो श्रम संगठन की, वो ये कहती है कि भारत का जो श्रम बल में भागीदारी महिलाओं की वो 32.8 है। हालांकि हमारा जो देश का सांख्यिकी कार्यक्रम निर्देशालय तथ्यों को इकट्ठा करता है, उसका यह अनुमान है कि भारत में 38.5% महिलाएं कार्यबल में भागीदारी रखती हैं। लेकिन मुख्य तौर पर यदि हम देखें तो किन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, उनसे ये जाहिर होता है कि ज़्यादातर महिलाएं खेती में काम करती हैं। यानी देखिए, तेजी से जो नगरीकरण बढ़ा और गांव में रोजगार के अवसरों की जो कमी हुई, जनसंख्या का दबाव पड़ा, तो छोटे छोटे जो किसान हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ गए, और जो महिलाएं हैं वो सीमांत कृषक, ज़्यादातर कृषि जो में अपने को संलग्न करने लगी। तो 73.2% महिलाएं, आर्थिक जो सर्वेक्षण के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि मुख्य रूप से खेती में काम कर रही हैं। शिक्षा में 44% के लगभग हैं, और हेल्थ केयर, ब्यूटिशियन, इस तरह के रोल में 31%। हालांकि विद्यार्थियों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे महिला की भागीदारी अछूती रही हो। पिछले दिनों आप यह सब पढ़ते होंगे, समझ सके होंगे कि सेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन प्राप्त हो चुका है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी दावेदारी की है और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, लेकिन ये अनुपात वैश्विक स्तर की तुलना में बहुत कम है। इसलिए हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तुलनात्मक रूप से पीछे हैं। तो हमें यह जानना होगा कि आर्थिक भागीदारी में महिलाओं का पीछे रहना, यानी इसके कारण कहीं समाज में ही होंगे, उन्हें हमें खोजना होगा। तो कुछ जो चुनौतियां हैं, इन पर हम विचार करें। देखिए, भारतीय समाज में जो सबसे अहम चुनौती है वो क्या है?
लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, जेंडर वाइज होना, स्टीरियोटाइप रोल, ये क्या है, इसके बारे में आप समझिए कि हमारे समाज में समाजीकरण के दौरान महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि आपकी भूमिका मुख्य रूप से क्या है। और देखिए, समाजीकरण में हमने कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रतिमान भी गढ़ रखे हैं कि उन्हीं महिलाओं को हम अपना आदर्श मानते हैं जिनने उन भूमिकाओं को निभाया जिसमें त्याग हो, जिसमें परिवार के प्रति उनकी भूमिका का बहुत ज़्यादा रोल दिखाई देता है, जो उसको ही हम आदर्श मानते हैं। और इसकी जो है जिम्मेदारी धार्मिक सांस्कृतिक जो व्याख्यान होते हैं, इन सब ने इस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि महिला की भूमिका घर तक सीमित रह गई। तो ये अपेक्षा की जाती है कि अच्छी महिला कौन होगी, जो घर, बच्चों की देखभाल और सभी की जो सेवा, इस तरह के काम करेगी। तो ज़्यादातर महिलाएं जो कठिन चुनौती वाले कार्य होते हैं, जिनमें घर से दूर रहना पड़ता है या ज़्यादा समय देना पड़ता है, उनको छोड़ देती हैं, या तो फिर उन्हें कम मात्रा में स्वीकार करके थोड़े दिन के बाद वो अपने किसी दूसरे रास्ते का चयन करती हैं कि घर में ही रहकर यदि कुछ हो सके तो कर लें। देखिए, और रूढ़िवादिता ये है कि भाई क्या करना है, पुरुष कमाएगा, आप तो घर में रहकर बस अपना घर का देखभाल करें। तो इस तरह के जब नाम समाज में विकसित हो जाते हैं तो वो महिलाओं के अवसर को सीमित कर देते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, और स्थानीय स्तर पर यदि शिक्षा के वैकल्पिक अवसर ना हो तो महिलाओं को मनचाही जगह पर शिक्षा प्राप्त करने का, प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारी ज़्यादातर आबादी जो कस्बाई क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उन जगहों पे महिलाओं के अवसर अपने आप सीमित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी कीमत पे महिला को आदर्श माँ, आदर्श पत्नी, इन सब की भूमिकाएं यानी देखभाल की जिम्मेदारी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कारण महिला जो है वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाती या उन अवसरों को नहीं चुन सकती। यदि आप दिन ब दिन की घटनाओं को अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि भारत में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, कार्यस्थल पर सुरक्षा का प्रश्न। अभी हाल ही की घटना, कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या, ये तो एक घटना है, लेकिन यदि आप रोज अखबार पलटाएंगे तो किसी न किसी तरह की घटनाएं आपको मिल जाएंगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी जो राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो है, अनुसंधान ब्यूरो, उसका जो 10 वर्ष का डाटा आप उठाकर अवश्य अवलोकन करें। उस डाटा में आप क्या पाएंगे कि 10 साल में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की मात्रा बढ़ गई है। पिछले साल प्रकाशित रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि लगभग 4.5 लाख अपराध महिलाओं के विरुद्ध दर्ज हुए। तो सुरक्षा एक इतना बड़ा खतरा है। इस सुरक्षा का जो प्रश्न है कि कैसे महिलाएं घर से लेके कार्यस्थल तक की दूरी को तय करने में और कार्यस्थल पर अपने को सुरक्षित महसूस करें। 2012 में निर्भया कांड के बाद सरकार ने निर्भया कोष, अलग से बहुत सारे संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कार्यक्षेत्र विकसित किए, प्रशिक्षण दिलाए गए संस्थाओं में। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है, और इसीलिए इसके साथ साथ जो नौकरी के अवसर हैं और करियर में उन्नति का जो प्रश्न है वो अपने आप में छोटा हो जाता है, क्योंकि पहले चिंता अपनी सुरक्षा की होती है। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने यह जाना कि सामाजिक सशक्तिकरण और उसमें सामाजिक आयाम जो है और आर्थिक आयाम, इनका अपना अलग अलग किस तरह से हम आकलन कर सकते हैं। अब देखिए, बात यह भी है कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां लोकतंत्र की जननी जिसको हम मान सकते हैं, भारत का जो संविधान है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा और इनको लेके कई तरह के प्रावधान हैं जिनको हम पिछले व्याख्यान में आपको बता चुके हैं। आज हम उन वैधानिक सुरक्षा की बात करने जा रहे हैं जो महिलाओं को घर के अंदर और कार्यस्थल पर देने के लिए वैधानिक रूप से सरकार प्रतिबद्ध है। तो थोड़ा हमें इस बात से अवगत होना चाहिए
कि महिला को घर के अंदर सुरक्षा के लिए भी कानून है क्या, तो आप समझ सकेंगे कि घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बना। इस अधिनियम का मकसद ये था कि महिलाओं को सुरक्षित ढंग से अपने घर के अंदर और उसके जीवन में यदि कोई व्यवधान आता है, घर में कोई उसके साथ क्रूरता बरती जाती है, तो उसके लिए राहत और आवास की सुविधा दी जाए। विद्यार्थियों, इसके संबंध में इतने अच्छे अच्छे जजमेंट आ चुके हैं। 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था खानवलकर, और अभी जो हमारे प्रमुख न्यायाधीश हैं, इन सबकी बेंच, 5 जजों की बेंच ने एक निर्णय लिया था। उसमें बड़े अच्छे शब्द थे जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं की जो जगह है वो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए घर के अंदर है, और इसका यह अभिप्राय नहीं है कि महिला को किसी तरह से आप उसका शोषण करें या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाएं। और अब ये समय आ गया है कि पति स्वामी नहीं है। यदि इस तरह की उपेक्षा की गई तो संविधान के कोप को सहन करने का समय आ चुका है। तो देखिए, इस तरह से कानून बड़ी सख्ती से पेश आता है, लेकिन इसके बाद भी अवेयरनेस नहीं होने से महिलाएं घर में असुरक्षित हैं। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध घर के अंदर अपने रिश्तेदारों, परिचितों और इनकी क्रूरताओं के कारण होते हैं। अब महिला जब घर से बाहर निकलती है तो कार्यस्थल पर उसको सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए। तो कई तरह के अधिनियम हैं, जैसे फैक्ट्री अधिनियम 1948। ये कहता है कि महिलाएं भारी वजन ना उठाएं, क्योंकि महिलाओं का शरीर जितना इजाजत देती है कि वो जिससे अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए काम कर सकती हैं, बस उतना ही उन्हें करना है। और इस अधिनियम की धारा 48(1) इस बात का हवाला देती है कि यदि 30 से अधिक महिला कामगार हैं तो उस स्थान पर झूला घर, महिलाओं को अपने छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक केंद्र जरूर होना चाहिए, ताकि वो कार्य के साथ साथ अपनी उस भूमिका का भी निर्वाह कर सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बनाए गए अधिनियम है उनमें फैक्ट्री अधिनियम भी है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 जो उसकी धारा 59 ये कहती है कि महिला कामगारों से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ में उसकी एक धारा 66 यह भी कहती है कि महिलाओं को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही काम करने की अनुमति होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चूंकि ये संवर्ती सूची के विषय जब हो जाते हैं तो अलग अलग राज्यों के जो कानून हैं इसमें इसके निर्धारण अलग अलग राज्यों के हिसाब से किए गए हैं, यह एक अलग बात है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का चलन भी आजकल बहुत हो चुका है, और अभी तो एक नई अर्थव्यवस्था हमारे बीच में जन्म ले चुकी है। ग्लोबलाइजेशन की बात आप सभी जानते हैं, गिग वर्कर्स, ठीक है। जैसे आप ऑर्डर करते हैं ना, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, जल्दी से घर में आ जाता है। तो गिग इकोनॉमी भी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। उसके लिए हालांकि अभी कुछ अलग प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ठेका कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो कुछ अस्थायी रूप से काम करता है, उसके लिए उसकी धारा 18 ये कहती है कि जहां भी महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं वहां भी एक विश्राम के लिए एक कक्ष होना चाहिए जिसमें उनकी गोपनीयता के हिसाब से सुरक्षा प्राप्त हो। अब कार्यस्थल पर महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनके कार्य के साथ उन्हें बीमा सुरक्षा भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसका प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है अभी और उससे जुड़े हुए कानून की हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे, वह कानून है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निवारण और इसका समाधान किस तरह से किया, रोकथाम किस तरह से की जा सके, निषेध किस तरह से किया जा सके, इसको लेके 2013 में बना। इस अधिनियम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10 से ज्यादा कर्मचारी वाला जो भी कार्यस्थल है वहां पर एक आंतरिक परिवाद समिति होगी। वह आंतरिक परिवाद समिति महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो भी उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं इनका लेखा जोखा रखेगी, और हर एक कार्यालय को भी यह निर्देश है कि वो जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाने, कार्यक्रम, इसमें जो कानून है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करे, और साल के अंत में ये समिति अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेगी। विद्यार्थियों, यह कानून बहुत ही
जो समसामयिक हमारी जो चुनौतियां चल रही हैं, इनकी प्रति इस कानून के साथ यदि सजगता हो तो यह कानून अपने आप में बहुत मार्गदर्शक और बहुत जो है समाधान कारक है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो लोग हैं वो इसके बारे में समझ नहीं रखते और जो कार्यस्थल है उस पर भी ये जो समितियां हैं वो अपनी रिपोर्टिंग ठीक से ना करना, समय पे उन चीज़ों का दस्तावेजीकरण नहीं होने से बात आगे तक नहीं जाती है और कार्यक्रम जो भी है हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। अभी तक हमने यह जाना कि हम किस तरह से महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आर्थिक आयाम और उन शासन के द्वारा मिलने वाले वैधानिक सुरक्षा की बात की। तमाम सारी योजनाएं महिलाओं की को कल्याण प्रदान करती हैं। इनकी जो जानकारी है वो आपको अगली इकाई में विस्तार से प्राप्त होगी। लेकिन विद्यार्थियों, इन सभी जो पक्ष हैं, चाहे वो वैधानिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण की बात हो, इनके पीछे जो एक मुख्य बात है वो क्या है? मानसिकता को बदलने की। अभी हाल में 3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने महाराष्ट्र में अपने एक कार्यक्रम में इस बात को रखा। हालांकि वो लगातार जब से कलकत्ता वाला प्रसंग हुआ है उसके बाद लगातार यह कह रही हैं कि समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी जरूरी है, लेकिन पुरुषों को महिलाओं के कार्य के प्रति सम्मान और अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। एक और बात बताना चाहूंगी, जब भी आप जानकारी, आजकल तो सूचना का हमारा युग है, तो इसमें हम सूचनाएं जहां से भी प्राप्त करना चाहिए। यदि आप प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं तो उसकी 100वीं कड़ी में आपने सुना होगा या आप सुन सकते हैं कि उन्होंने ये जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी हरियाणा के जिस क्षेत्र से, वहीं उन्होंने इस बात का हवाला दिया, वहां का उल्लेख दिया कि सेल्फी विथ डॉटर एक मुहिम वहां किसी व्यक्ति ने शुरू की। तो उन्होंने कहा कि ये एक छोटा सा काम एक पीछे हमारी मानसिकता को लेकर है। देखिए, हमारे समाज में, जैसा कि हमने व्याख्यान में आपसे कहा, कि जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं, जिसमें हम बेटे को प्राथमिकता देते हैं या पितृसत्तात्मक सोच है, इससे हमें कहीं निकलना होगा। जब हम लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो सशक्तिकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? जब हम इसके प्रति इन सारे तथ्यों की जानकारी रखने के साथ साथ संवेदनशील वातावरण तैयार करें और अपने नजरिए को बदलें। अगले जो व्याख्यान में आप महिला सशक्तिकरण के अन्य आयाम जैसे शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक, इनकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम इसी क्रम में। आज के व्याख्यान में आपने जो भी जाना, इससे संबंधित परीक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूं। आप इन पर विचार कीजिए। जैसे महिला सशक्तिकरण के संबंध में 4 विकल्प दिए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है? विकल्प चुनने और निर्धारित करने पर महिला का अधिकार होना, घर के अंदर बाहर दोनों जगह अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति पर उनका अधिकार होना, अवसरों और संसाधनों तक उनकी पहुंच का अधिकार होना, या सभी? तो विद्यार्थियों, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो पैरामीटर तैयार किया है उसको सबसे पहले व्याख्यान में सुना था, समझा था। उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा उक्त सभी। एक और प्रश्न, महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम में व्यक्तिगत स्तर पर सशक्तिकरण की प्रक्रिया में कौन सा कथन निम्न में से सुसंगत है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने जब हम सामाजिक आयाम की बात कर रहे थे वहां व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन 2 अलग अलग क्षेत्रों में समझा था कि किस तरह से व्यक्तिगत जीवन में सशक्तिकरण की प्रक्रिया होगी और किस तरह परिवार में रहकर सशक्तिकरण की प्रक्रिया होगी। तो पहला ऑप्शन है कि अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार, परिवार और रिश्तेदारों से मिलने, घर से बाहर जाने, गतिशील होने के निर्णय का अधिकार, या अपने द्वारा अर्जित आय को व्यय करने का अधिकार, और चौथा, परिवार में जो भी बच्चों के विवाह, करियर, संपत्ति के उत्तराधिकार इत्यादि का निर्णय लेने का अधिकार। तो विद्यार्थियों, यह हम आपको बताना चाहेंगे
कि हालांकि भारत के संविधान में महिलाओं को बहुत सारी आज़ादी है, यह भी निर्णय हो चुका है, इस बात पर भी स्पष्ट उल्लेख है कि यह आवश्यक नहीं कि कोई महिला बच्चे के नाम के साथ पति का नाम भी जोड़े। माँ से उसकी वैधानिक पहचान हो सकती है। हमारे देश में कई सिंगल वुमन भी अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन जहाँ तक परिवार संस्था का सवाल है, तो परिवार एक समूह है और समूह में कुछ निर्णय सामूहिक होते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, बच्चों के विवाह, करियर, संपत्ति के उत्तराधिकार इत्यादि का निर्णय व्यक्तिगत रूप से लेना। यह सुसंगत नहीं है, इसलिए ये प्रश्न के अनुकूल है। अंत में जो है, भारत में महिलाएं आर्थिक भागीदारी के लिए कई चुनौतियों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कौन सा विकल्प सही है? लिंग पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, या सभी? तो चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि इन सभी चुनौतियों को महिलाएं सामना कर रही हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।